नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे घटना चक्र जो हिस्ट्री का है, भारतीय इतिहास का समान अध्ययन पूर्वालोकन 2023 का है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च से व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बने। कहेगा कि वास्को डी गामा ने भारत में कब पहुंचा तो 20 मई 1498 ईस्वी में। अब भारत पहुंचने में वास्को डी गामा को सहायता कौन किया था, पथ प्रदर्शन कौन किया, रास्ता कौन बताया था, तो अहमद इब्न मजीद ने बताया था। और जब भारत पहुंचा, भारत के कालीकट बंदरगाह केरला में पहुंचा, तो वहाँ शासक जो था जमोरीन, उसी ने उसका स्वागत भी किया था। और किसका व्यापार किया, तो काली मिर्च का व्यापार किया, जिससे उसको 60 गुना उसका अधिक मुनाफा मिला। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। अल्मीडा के बाद अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ अदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इससे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसे? जब 1505 ईस्वी में पहले आया था अल्मीडा के बाद 1509 ईस्वी में आया अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो शासक यूसुफ अदिल शाह उससे युद्ध करके गोवा को छीन लिया 1510 ईस्वी में। और इसे ही मतलब अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इतना ही नहीं, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हारमुज पर अधिकार कर लिया। कहेगा अल्बुकर्क ने मलक्का पर कब अधिकार किया, तो 1511 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने हारमुज पर कब अधिकार किया, तो 1515 ईस्वी में हारमुज को भी अपना अधिकार क्षेत्र में कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नर में से एक नीनो डी कुन्हा था। यह 1529 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक गवर्नर रहा। उसके बाद में कौन आया? अल्बुकर्क के बाद में नीनो डी कुन्हा आया था, जो 1529 से 1538 ईस्वी तक यहाँ गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी तथा स्पेन द्वारा वित्तपोषित यात्री कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, जबकि ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया, और हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमस लैंड, जिसको आज वर्तमान नाम तस्मानिया है, उसी को खोज किया। और न्यूजीलैंड को भी खोजकर्ता कौन थे? तस्मान। न्यूजीलैंड और तस्मानिया के खोज के हॉलैंड के तस्मान ने किया था, जिसका नाम वान डीमस लैंड था, वर्तमान में नाम तस्मानिया है। ठीक है। पुर्तगालियों को भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क ने किया था। इसी के समय वह जब अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना एक अथी बनाया था, तो उस टाइम वह गवर्नर नहीं था। अंजदीप एवं कन्नौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में किया गया था। अंजदीप एवं कन्नौर में कब किया था पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1505 ईस्वी में किया था, जो प्रथम था अल्मीडा पुर्तगाली। ठीक है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के आगमन का क्रम है पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। इसको शॉर्ट नेम लिखते हैं PDAD और HS। PD मतलब हो गया, P से हो गया पुर्तगाली, D से हो गया डच, और फिर S अंग्रेज, फिर डेनिश, फिर कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी, और S में सबसे लास्ट में स्वीडिश आया था। ठीक है। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। गोवा से हम लोग आज़ाद करवाए थे। जो वर्ष 1961 में गोवा को पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो बास्लो ए सिल्वा था, जो 1958 से 1961 ईस्वी तक के वहाँ का गवर्नर रहा था।
तो कहेगा जब गोवा को हम लोग पुर्तगालियों से आज़ाद करवा रहे थे 1961 ईस्वी में, तो गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो बासलो ए सिल्वा था। और बासलो ए सिल्वा का शासनकाल कब से कब था? तो 1958 से 1961 तक के। वहीं जब क्वेश्चन पूछ दे कि भारत की जब स्वतंत्रता प्राप्त हो रहा था 1947 ईस्वी में, तो गोवा के पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो उस टाइम गोवा के पुर्तगाली गवर्नर जोसेफ होरेसे बोसा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बोसा था। गोवा के पुर्तगाली गवर्नर स्वतंत्रता प्राप्ति जब भारत का रहा था उस समय बोसा था, जबकि बासलो या सिल्वा 1961 ईस्वी में जब हम लोग गोवा को स्वतंत्र करवा रहे थे तो था 1961 ईस्वी में। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहली फैक्ट्री तथा 1505 ईस्वी में कन्नौर या अंशद्वीप में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर लिया। और पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 1632 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानाती तथा या सुतनौती, जो आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, कोचीन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का सूत्रपात 1599 ईस्वी में हुआ, जब लंदन के कुछ साहसिक व्यापारियों ने एक समूह का गठन कर 30,133 पाउंड की वचनबद्ध अभिबद्ध पूंजी के साथ ईस्ट इंडीज व्यापार के लिए अभिप्रेरित समुद्रिक अभियान हेतु आवेदन प्राप्त ब्रिटिश क्राउन के समक्ष प्रस्तुत किया। हालांकि इन साहसिक व्यापारियों के मूल प्रस्ताव को प्रिवी काउंसिल की स्वीकृति नहीं मिल सकी, तथापि अगले वर्ष वे पुनः एकत्र हुए और इस बार उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पूर्व सहमति से ईस्ट इंडीज अभियान हेतु जहाज एवं अन्य साजो सामान खरीदने प्रारंभ किए तथा अपनी पूंजी को भी बढ़ा दिया और 68,373 पाउंड कर दिया, जो कि पहले इनका पूंजी 30,163 पाउंड था, इससे दुगना से भी ज़्यादा 68,373 पाउंड कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ ने इन्हें द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, यानी प्रथम गवर्नर थॉमस स्मिथ था इसका के नाम के तहत रॉयल चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रदान किया और इस प्रकार ईस्ट इंडीज कंपनी का आधिकारिक रूप से गठन हुआ। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अकबर का शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। ठीक है। लिबेंट कंपनी 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। था कहाँ? 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। ठीक है। फिर जाकर के 1613 ईस्वी में 2 साल के बाद 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना बना। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित किया गया। सूरत में अंग्रेजों ने 1613 ईस्वी में, ऐसे तो 1609 में ही 8-9 में जब आया था ना हॉपकिंस, उसी टाइम ट्राई किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था। तो सूरत में जाके अंग्रेजों का सफल कोठी कारखाना की स्थापना 1613 ईस्वी में हुआ था। लेकिन सूरत में डचों का प्रथम फैक्ट्री तो 1616 ईस्वी में स्थापित हुआ था और फ्रांसीसियों ने सूरत में 1668 ईस्वी में अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। उपहार यानी दहेज जो हम लोग जानते हैं तो चार्ल्स का द्वितीय का विवाह हो रहा था पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से 1661 ईस्वी में, और भारत के बम्बई दान में दे रहे थे, लगता है उनका चाचा जी का था जैसे, जिन्होंने 1668 ईस्वी में, मैंने अब चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि वो 1668 ईस्वी में अपने शादी के 7 साल के बाद में 10 पाउंड की वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। मतलब बम्बई को जो उसको दहेज में मिला था 1661 ईस्वी में, 7 साल के बाद 1668 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड के वार्षिक किराया पर उसे दे दिया कि तुम इसमें जो भी अपना कारोबार फैलाना है फैलाओ, हमको ये 10 पाउंड वार्षिक किराया पर
देते रहना है। ठीक है। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1668 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। क्या कर रहा था कि जॉन चाइल्ड ने जब 1688 ईस्वी में क्या किया कि बम्बई के पश्चिमी समुद्र तट को जो मुगल बंदरगाहों का घेरा डालना शुरू कर दिया, और जो भी मक्का जाता था, मुस्लिम वर्ग जो भी मक्का जाने का वहाँ से हज यात्री को वहाँ जाता था, उसे बंदी बनाने का प्रयास किया जाता था, टैक्स भी लेता था। जब ये औरंगजेब को उस समय मुगल शासक औरंगजेब था, औरंगजेब को पता चला कि ये जॉन चाइल्ड जो है अंग्रेज जो है ये ऐसा ऐसा कर रहा है, तो उसको क्या किया कि यहाँ से निकालने का काम किया। कहा अरे यार निकलो यहाँ से। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ उसी के तहत माना जाता है। इसी का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों अंग्रेजी एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना ही युद्ध का तत्कालिक कारण हो गया था। यहाँ का तत्कालिक कारण क्या था कि जब 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हुआ था अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में, कर्नाटक का प्रथम युद्ध भारत में, तो ये युद्ध का प्रारंभ होने का मेन कारण था कि अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों का अपने अधिकार में कर लिया था। यही युद्ध का तत्कालीन कारण था। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय में ही कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन थे। देखिए ऐसे पूछेगा कि कर्नाटक के नवाब कौन था जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, कर्नाटक के नवाब कौन था? तो अनबरुद्दीन थे। और अनबरुद्दीन ने ही महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना का कैप्टन कौन था? तो कैप्टन पैराडाइज था, और उसी के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। जो महफूज खां के नेतृत्व में अनबरुद्दीन ने, कर्नाटक के नवाब अनबरुद्दीन ने भेजा था फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए, उसको कौन हरा दिया? तो कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना ने अड्यार नदी के किनारे सेंट थॉमक नामक स्थान पर उसको नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध को समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। जब कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था, तो कहेगा कि किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ युद्ध? तो एक्सला सापेल की संधि के तहत, जो 1748 ईस्वी में हुआ था। उसी से ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध भी समाप्त हो गया था वहाँ। ठीक है। और मद्रास जो है अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। ठीक है। मद्रास को फ्रांसीसी कब्जा में कर लिया था, लेकिन जब संधि हुआ तो मद्रास को पुनः अंग्रेजों को ही लौटा दिया। सहायक संधि डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शन बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया। देखिए डुप्ले का एक अलग चाल था। डुप्ले सहायक संधि का प्रयोग किया। उसका कहना था कि आप राज करिए, जो भी राजा है या जो वहाँ का नवाब है, आप राज करते रहिए, लेकिन आपके दरबार में हमारा सैनिक काम करेगा, लेकिन वेतन आप ही दीजिएगा और वो वहाँ सैनिक काम करेगा। तो ये हथकंडे कौन अपनाया था? डुप्ले ने अपनाया था। उसी को कहते हैं कि हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई 14वें के मंत्री कॉर्बर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटेडलेस कहा गया है। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। मैकारा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम के दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मछलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ। जब उन्होंने चिंसूरा में अपनी कंपनी स्थापित की तो चिंसूरा के डच किले को गुस्ताबुस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता था।
यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। कहेगा यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है, पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और उसके बाद में स्वीडिश आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम लोग को क्वेश्चन आंसर पे आना है। ठीक है, अब यहाँ का थ्योरी खत्म हुआ। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था। तो हम लोग अभी देखे थे कि 20 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। और इसको कालीकट पहुंचने के लिए पथ प्रदर्शक कौन था, तो अब्दुल माजिद ने यहाँ पथ प्रदर्शक पहुंचने के लिए किया था। और कहेगा जब कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा तो इसका स्वागत कौन किया था, तो कालीकट जब पहुंचा तो वहाँ का जो उस बंदरगाह के जिस एरिया में आता था वहाँ का शासक था जमोरीन ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत के संबंध में स्थापित करने वाले प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीले जल की नीति का प्रतिपादन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले जल योजना यानी ब्लू वाटर नीति को से संबंधित है कि ये किसने अपनाया था, तो ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने अपनाया था। ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार स्थापित करने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। अभी ना हम लोग पढ़े थे जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी को। 20 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था, अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा हुआ था, जो 1505 ईस्वी में भारत का प्रथम वायसराय बना था पुर्तगालियों का। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया, तो वास्को डी गामा जब भारत में आया था कालीकट में तो इसको स्वागत किसने किया था, तो वहाँ का शासक कौन थे, जमोरीन ने उसका स्वागत किया था। भारत का पहुँचा था तो 20 मई 1498 ईस्वी को। मिलान करने के लिए कह रहा है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल के था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस जो है अमेरिका का खोज किया था, कहाँ के था, स्पेन का था, जो इटली द्वारा वित्त पोषित था। कैप्टन कुक जो कहाँ का खोज किया था, कैप्टन कुक ने ब्रिटेन का खोज किया था। ठीक है, कैप्टन कुक ब्रिटेन के था, तस्मान हॉलैंड के था। तस्मान कहाँ के था, हॉलैंड के था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको पढ़ लेते हैं कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की मूलतः इटली निवासी स्पेन द्वारा वित्त पोषित था। कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया था और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। कैप्टन जो कुक था वो ब्रिटेन का था और ऑस्ट्रेलिया के खोज किया था। और हॉलैंड के तस्मान के बान डीमस लैंड जो वर्तमान में तस्मानिया के नाम से जाना जाता है, न्यूजीलैंड की खोज किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, तो पुर्तगाल देश का कौन नहीं था, तो पीटर मुंडी पुर्तगाल का नहीं था। बारबोसा था, डोमिंगो पायस था और फर्नांडो नूनीज था। ये सब विजयनगर साम्राज्य में आया था। नूनीज पुर्तगाल के था जो विजयनगर साम्राज्य में आया था। डोमिंगो पायस भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था 1515 ईस्वी में, और ये बारबोसा भी कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर पहुंचा था। ठीक है, पीटर मुंडी 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले ब्रिटिश व्यापारी लेखक एवं यात्री था। चीन की चाय को चखने का उल्लेख करने का वह प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। भारत में उसने पटना, आगरा एवं सूरत आदि नगरों की यात्रा किया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क था जो वास्तविक संस्थापक भारत में है पुर्तगालियों का।
कह रहा भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो ड अल्बुकर्क था। 1509 से 1515 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना किया। फरवरी 1510 में बीजापुर के 1510 में आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि था। मतलब 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, तो अल्बुकर्क ने ही जीता था। ठीक है, गोवा की विजय के दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दिया और उसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगाली की संख्या में वृद्धि करने एवं उसकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ में विवाह करने के लिए प्रोत्साहित कर दिया। लो 10 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है पुर्तगाली 1498 में गोवा पर कब्जा किया था, तो नहीं, 1499 में नहीं, 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था, ये गलत हो गया। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया था, तो हाँ, अंग्रेजों ने पहली कारखाना दक्षिण भारत के मछलीपट्टनम में लगाया था 1611 ईस्वी में, ये सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया था, तो 1633 ईस्वी में उड़ीसा में पहली कंपनी लगाया था, ये भी सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था, हाँ ये भी सही है। तो कह रहा है कि कौन इसमें सही नहीं है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, पुर्तगाली ने 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो पुर्तगालियों ने भारत में कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, तभी 1503 ईस्वी में कोचीन में अपना स्थापना करवा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों ने प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कह रहा है कि यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी ने भारत में समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए और पुर्तगालियों ने ही हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से टैक्स वसूली करना शुरू कर दिया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वो कौन था, तो हुगली, बंगाल में हुगली। ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ने 1529 से 38 ईस्वी तक के मद्रास के निकट सेंथोमे और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से चटगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिससे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में चटगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिंसूरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पांडिचेरी जो वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ठीक है, कह रहा है कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, हाँ सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो नहीं, दूसरी नहीं थे, फ्रांसीसी तीसरी थे। दूसरी पांडिचेरी पर दूसरी कब्जा किया था डचों ने किया था। ठीक है ना, पहला कौन किया था पांडिचेरी पर कब्जा, पुर्तगालियों ने किया, दूसरा डच ने किया और तीसरा में फ्रांसीसी ने किया था। ठीक है, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया था, नहीं गलत है, अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर कब्जा किया था। 1793 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कौन सा सही है, तो केवल एक सही हो गया, बाकी 2-3 गलत हो गया। कह रहा पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्तियां स्थापित की और अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया था और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल एक कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था।
तो ये पुर्तगालियों ने इसको अड्डा बनाया था। पुर्तगाली द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में समुद्रिक डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक है? तो जॉब चार्नॉक कलकत्ता का संस्थापक था। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानौती अथवा सूतनौती, जो आज कलकत्ता के नाम से जाना जाता है, वो उसे को ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चार्नॉक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा है कि कलिकत्ता पहले जॉब चार्नॉक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता का स्थापना 24 अगस्त 1690 में दिवस भी नहीं माना जा सकता है। ठीक है ना। कलकत्ता किसने बसाया था? तो जॉब चार्नॉक ने बसाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्न से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था? तो भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। और अधिनियम पूछेगा तो 1687 ईस्वी का अधिनियम के तहत 1688 ईस्वी में भारत का पहला नगर निगम कौन था? तो मद्रास था। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ किया था? तो डचों ने आरंभ किया था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1600 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसी के बाद में 1602 ईस्वी में डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण बी ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगर ब्रिटेन होता तो पहले ब्रिटेन हो जाता, उसके बाद में डच होता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किसने लगाया था? तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा में कौन हो जाएगा? डच हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। नहीं जी, आधुनिक स्वतंत्रता डच उपनिवेश नहीं था। कोचीन नहीं, गोवा पर था, जो पुर्तगालियों का अधिकार था। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। कहा डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ये सही है। बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। आधुनिक कोचीन पहले डच उपनिवेश था, जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। नहीं, पुर्तगालियों का अधिकार पहले से ही था। ठीक है ना। कोचीन पर पुर्तगालियों का अधिकार पहले से ही था। सी हो गया गलत। आधुनिक कोचीन कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ऐसा नहीं है, ब्रिटिश उपनिवेश का भाग आधुनिक कोचीन हुआ था। ठीक है ना जी। तो ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन भी गलत हो गया। सी भी गलत हो गया। आधुनिक कोचीन भारत की डच, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डचों पुर्तगालियों में पराजित किया था। आधुनिक कोचीन उन्हें फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर बॉल। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण करा था। सही है। कह रहा भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। कह रहा है डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्री या गोदाम स्थापित किए। अच्छा, नेक्स्ट में कह रहा है दूसरा नंबर के अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा को छीन लिया था। ये तो सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में 1663 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। तो कह रहा है कौन इसमें से सही पूछ रहा है? तो सही हो जाएगा 2 और 3 सही हो गया। ये एक नंबर गलत हो गया। ठीक है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डच, पहले इसका व्याख्या देख लेते हैं कि डचों ने पूर्वी तट पर पहले कोचीन को पुर्तगालियों से छीना, बाद में आंध्र और उड़ीसा के तट पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, जो 17वीं शताब्दी की बात है। जबकि गजपति शासकों का शासक 16वीं शताब्दी में ही समाप्त हो गया था। अतः फर्स्ट गलत हो गया। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया था। अतः 2 सही है। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1663 ईस्वी में विजयनगर के नायक प्रतिनिधि से पट्टे पर जमीन लेकर के मद्रास में एक फैक्ट्री स्थापित किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या है? तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार था। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। ये भी सही। उपयुक्त तीनों ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है
पहले इसको अब व्याख्या देख लेते हैं कि तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त होता लिबेंट कंपनी, जो 1593 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है ना जी, उसी को मिला था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द इंडीज 1709 ईस्वी में। लिबेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने के अधिकार पत्र प्राप्त हो गया था। ठीक है ना जी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज को समुद्रिक व्यापार से ईस्ट इंडीज के साथ में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया और 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर के एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी समानता ईस्ट इंडीज कंपनी से प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 25 है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन सा बादशाह था? तो भारत में उस समय अकबर था। अकबर का शासनकाल कितना था? तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक के था। ठीक है ना जी। ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों पूर्व के विदेशियों के साथ में व्यापार करने के आशा से 1600 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया, जिसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। इसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किस मुगल शासक सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? तो जब कारखाना स्थापित करने की बात कही गई तो जहांगीर के शासनकाल में। कब किया था? तो 1611 ईस्वी मछलीपट्टनम में किया था ना जी। ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में कह रहा है कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था और 1613 ईस्वी में अस्थायी कारखाना सूरत में स्थापित किया था। उस टाइम किसका शासनकाल था? तो जहांगीर के था। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है? तो जहांगीर का शासनकाल पूछे तो ये जब अकबर के मरने के बाद में 1605 से 1627 तक के था इसका शासनकाल जहांगीर का। ठीक है। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो सूरत में किया था। ठीक है। कैप्टन विलियम हॉपकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिल्टन की सूरत के समीप शौली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफलता हो गया। जब शौली पहुंचा ना तो मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने में सफल हो गया और कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदोपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से फैक्ट्री स्थापित किया। कहेगा कि अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से फैक्ट्री कब स्थापित किया? तो 1613 ईस्वी में सूरत में। ठीक है। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को एक देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को शौली के स्थान पर हराया था? तो शौली के स्थान पर किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था। कौन था अंग्रेजी अधिकारी? तो थॉमस बेस्ट था, जो पुर्तगालियों को शौली नामक स्थान पर हराया था, सॉलिड रूप से हरा दिया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित हो गया था? तो भरूच, चिक्कोन, अत्रियुम, चिलापल्ली। तो कहाँ स्थापित हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 1, भरूच में सिर्फ स्थापित हुआ था। इसका पढ़ लेते हैं व्याख्या कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में यानी 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद तथा आगरा में अपने कारखाना को स्थापित कर लिया। लेकिन ऑप्शन में खाली भरूच है तो भरूच हो जाएगा। और किया था कहाँ? तो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो कहाँ? सूरत में 1613 ईस्वी में। इससे पहले अगर कहता अस्थायी रूप से तो मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो सूरत में किसने स्थापित किया था? तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में कब? 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। व्याख्या है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित किया था। यह 1613 में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। और अस्थायी कहता तो कहाँ? मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों ने 1668 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया था। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। उन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। फ्रांसीसी ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ तक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो 1613 ईस्वी में सूरत में व्यापार या कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी जहांगीर द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में। वेस्टर्न में मैंने मतलब वेस्ट मैंने पश्चिम में, कहाँ था? तो सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को पुर्तगालियों से लिया था। पुर्तगालियों को ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार में यानी दहेज में मिला था और 10 पाउंड की वार्षिक किराया पर 1668 ईस्वी में 7 साल के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, भाड़ा पर लगा दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो 1797 ईस्वी में प्रयागराज में यूपी के प्रयागराज में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था 1797 में। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद जो है, प्रयागराज जो आज इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, किला अंग्रेजों ने सौंप दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो जॉन चाइल्ड को 88 ईस्वी में, अभी पढ़े थे ना जी। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाह को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। इसके फलस्वरूप औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया था। अब मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। ठीक है ना जी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजी द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना जी। और कब हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध? तो 1746-48 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था उसी का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल कौन के थे? अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में, अंग्रेजी कैप्टन कौन था? बर्नेट था, जबकि फ्रांसीसी कैप्टन कौन था? फ्रांसीसी कैप्टन हम लोग उधर पढ़े थे, कौन था जो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अंग्रेजी कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेजी और फ्रांसीसी के बीच में। कब हुआ था? तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कहेगा तो 1746-48 में। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, ठीक है। तो कह रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के किस संधि के साथ संबंध था? एला शपला की संधि जो 1748 ईस्वी में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध, तीसरा ए पापे पेरिस की संधि, ए पापे के तहत इसको हम सूचित करते हैं। कर्नाटक युद्ध जो संधि हुआ था, कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वो ए पापे के तहत हुआ था। ए पापे माने एला, पहला कहेगा तो एला शपला की संधि हो जाएगा 4। अच्छा, तीसरा कहेगा तो पेरिस की संधि हो जाएगा। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो जाएगा। और दूसरा कर्नाटक युद्ध कहेगा तो पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हो जाएगा जो अनिर्णित रहा था, ठीक है। और प्रथम मैसूर युद्ध कहेगा तो मैसूर युद्ध का है ममाश्री, ठीक है ना जी। तो प्रथम पूछ रहा है तो मद्रास की संधि हो जाएगा, इसमें ब्रिटिश की हार हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट का देख लेते हैं इसको कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एला शापेल की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था। और दूसरा कर्नाटक युद्ध का है तो अनिर्णित युद्ध था, ठीक है ना जी। और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है?
तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 सही है, ठीक है ना। कर्नाटक दूसरा युद्ध हुआ था कब? 50 से 52, ये गलत हो गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था जो 1749 से 54 तक हुआ था, ठीक है ना जी। अगर कर्नाटक का तीसरा युद्ध कहेगा तो 58 से 63, 58 से 63 नहीं, 56 से ही 63 तक के था। चलिए ठीक है, देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें कौन दे रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, ठीक है ना जी। क्योंकि कर्नाटक का तीसरा युद्ध भी गलत ही है, क्योंकि 56 से 63 तक हुआ था, 58 से 63 नहीं। इसको सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 में एलासपला की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ था 1749 से 54 में, ये पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुआ था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध हुआ था 1758 से 63 में, यानी 56 से 63 में, जो पेरिस की संधि के समाप्त हुआ था। और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। उल्लेखनीय है कि भारत अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में लड़े गए कर्नाटक युद्ध का नाम जाना जाता है, ठीक है ना, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने के लिए नीति आरंभ किया? तो डुप्ले था, ठीक है ना जी। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, और डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीतिक में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जीबी मार्लेसन ने लिखा है कि उसकी योजना का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। यह भूमि जिसे उसने कभी अपनी सूझबूझ से जोता था, उर्वर बनाया और क्षमता उसने दर्शाई, उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसने प्रतिद्वंदियों ने उन्होंने उपयोग की और उससे अधिक लाभ उठाया। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कब? 1668 ईस्वी में किया था, ठीक है। कह रहा लुई 14वां के मंत्री जॉन कॉल्बर्ट मंत्री कौन था? जॉन कॉल्बर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसने कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो कब हुआ था? तो लुई 14वें के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1664 ईस्वी में जॉन कॉल्बर्ट के द्वारा किया गया था। कंपनी का नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो जॉन कॉल्बर्ट। लुई 14वां के मंत्री कौन था? जॉन कॉल्बर्ट। उसी को 1664 ईस्वी में स्थापना करने का श्रेय दिया जाता है। बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में डचों द्वारा हुगली और चिंसूरा दोनों को स्थापित किया था। अब पटना में 1632 ईस्वी में डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालासोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कई 1656 ईस्वी में के बीच में कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया और 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसूरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्प में डचों का कारखाना चिंसूरा और हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनी कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया, फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। तो ऑप्शन में जो दे रहा है वही ऑप्शन में क्या क्या दिया है? तो चिंसूरा और हुगली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो पटना में स्थापित किया गया था 1632 ईस्वी में किया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। कह रहा बंगाल की समृद्धि व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 ईस्वी से 1629 ईस्वी तक असफल प्रयास किए। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ और 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यद्यपि पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ से संबंधित कोई स्रोत प्रमाणित नहीं मिलता है, लेकिन इसी के कसौटी स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं, जो आर्थिक तंगी के कारण उसी बंद हो गई। वर्तमान में डच फैक्ट्री का
वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की जो फौज था वो शक्तिशाली था, उसके सामने फ्रांसीसी का नहीं चलता था। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण था उसकी कमज़ोर नौसेना। फ्रांसीसियों का जो पराजय का मेन कारण था, जो अंग्रेजों से हार जाता था, कि उनकी नौसेना जो था कमज़ोर था। अच्छा, बाल्टेयर के अनुसार कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांसीसी जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ था कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय ही उनके पास एक जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास में एक शक्तिशाली सेना थी। सप्तवर्षीय युद्ध आया। सप्तवर्षीय युद्ध कब हुआ था? तो अभी हम लोग पढ़े थे 1756 से 63 ईस्वी में, वही कर्नाटक की तीसरा युद्ध। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। कौन कौन? तो सबसे पहले कौन आया था जी? सबसे पहले आया था पुर्तगाली के बाद डच के बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी, उसके बाद स्वीडिश। तो इसमें कौन दे रहा है? 4 2 1 3। पढ़ते हुए कौन आ जाएगा? पुर्तगाली, फिर कौन आएगा? डच, फिर अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी। कर भारत में भी यूरोपीय शक्तियों का आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्वीडिश हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी सुमिलित करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है पांडिचेरी। पांडिचेरी किसके कब्जा में था जी? बताना है कि पांडिचेरी जो था फ्रेंच के कब्जे में था। पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो पांडिचेरी फ्रेंच के कब्जे में था। मिलाते जाएं, ठीक है। पांडिचेरी फ्रेंच के कब्जे में हो गया। कहेगा गोवा, तो गोवा पर किसका अधिकार था? तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, जो 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था, और 1961 ईस्वी में हम लोग उसको आज़ाद करवाएं। ट्रावनकोर पर डेनिस का शासन था, और सद्रास, जिसको मद्रास भी बोलते हैं, सद्रास पर डच का अधिकार था। पांडिचेरी पर फ्रेंच होगा, गोवा पर पुर्तगीज हो गया, ट्रावनकोर जो डेन हो गया, सद्रास पर डच हो गया। उस क्षेत्र की पहचान करें जो जहाँ से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो वो कहाँ था? तो अपना प्यारा बिहार। ठीक है। कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार बदनाम था जी अफीम उत्पादन के लिए। ठीक है। कह रहा अंग्रेजी शासनकाल में ही बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में कौन आया था जी? तो फ्रांसीसी आया था। अगर स्वीडिश अंत में रहता तो स्वीडिश हो जाता, लेकिन नहीं है, तो फ्रांसीसी हो गया इनमें से। ठीक है। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोपीय के ने अनेक राष्ट्रों के व्यापारिक समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपीय ने सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली और 1605 ईस्वी में, तथा डच 1668 ईस्वी में, अंग्रेजों 1608 ईस्वी में और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने किया था। 1498 ईस्वी में किसने? पुर्तगालियों में, 1605 में डचों ने, और 1608 में अंग्रेजों ने, और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा आगमन हुआ। और इस प्रकार उपयुक्त विकल्प में भारत आने वाले व्यापारियों को सबसे अंत में फ्रांसीसी का हुआ। ठीक है ना जी, जो दिया हुआ था। करा किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया था? तो नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे का स्थापित किया था। डचों ने भारत में स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना। पटना में 1632 में, और एक जगह मिला 38, सूरत में 1616 ईस्वी में। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन शेरशाह और अकबर दोनों ने किया था। ठीक है ना जी। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग मुगलों ने किया था। तंबाकू और लाल मिर्च की खेती का प्रारंभ पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है। कह क्या रहा है भाई? कह रहा है कि कौन अंग्रेजों की भारत का देन था? तो अंग्रेजों के भारत में देन क्या हो जाएगा जी? तुम इसमें से ए भी नहीं हो गया, बी मुगलों के चलती फिरती तोप मुगलों का देन था, तंबाकू लाल मिर्च इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। करा मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी और अकबर के द्वारा किया जा चुका था। अब भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों का ही देन था, तो अंग्रेज का कैसे हो जाएगा? चलती फिरती तोपों का ये प्रचलन मुगल काल में ही हो गया था। तो अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार जाती थी। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है? तो ये किसने कहा था? ये कहा था
टीबी मैकाले ने कहा था, ठीक है ना, कि कंपनी एक असंगति है, लेकिन यह उस जगह की असंगति की बात है जहाँ सब कुछ क्या है, कंपनी एक असंगति है परंतु उसका व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। तो टीबी मैकाले ने कहा था। नेक्स्ट कर रहा है, इसका दिया है व्याख्या कि लॉर्ड थॉमस बेम्बिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिज्ञ तथा इतिहासकार था और 1834 में से 38 ईस्वी तक भारत का सुप्रीम काउंसिल लॉ मेंबर लॉ कमीशन का प्रधान रहा। प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पिनल कोड की पांडुलिपि इन्हीं ने तैयार किया था। कौन? मैकाले ने ही तैयार किया था। अंग्रेजों को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था, क्या कहा था मैकाले ने, कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगति है। ठीक है। कह रहा एला सापला 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर सही कौन है? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति होता है, हाँ सही। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया था, हाँ ये दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी युद्ध का समाप्त हो जाना था। यूरोप का युद्ध बंद होने की कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया था। भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की सफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अच्छा अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हो जाएगा। अंग्रेजों को विजयनगर अपार धन शक्ति मिला, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत भी मिला था। भारत में अंग्रेजी सफलता के कई कारण थे जिन्हें अंग्रेजों की बेहतर नौसेना ताकत, बंगाल पर नियंत्रण और अपार जनधन की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।